फ्रेंड्स, एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चंस की सीरीज में ये हमारा सेकंड पार्ट है। हम लोग एप्टीट्यूड के लिए नेट, जेआरएफ, जेम, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या एप्टीट्यूड के प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और कैसे हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी आज का टॉपिक रहेगा। ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, बेसिकली ये क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चंस हमारे दिसंबर 2018 के नेट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सेल्डूम इज इक्वल टू नूडल्स। तो हमारा स्पाउस किसके इक्विवेलेंट होगा? तो अगर आप इस वर्ड को गौर से देखें और यहाँ देखें तो बेसिकली किया क्या गया है, इस शेल्डूम को हमने जस्ट रिवर्स ऑर्डर में पढ़ दिया है, NOODLES। तो अगर हम इसको रिवर्स में पढ़ेंगे तो ये नूडल्स दिखेगा। तो उसी तरीके से जो स्पाउस आपको दिया है, अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ोगे तो आपको साउस दिख जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको बस ऑब्जर्व करना था कि ये सीक्वेंस किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC। तो यहाँ पे आपको साइड AB दिया हुआ है 11, BC दिया हुआ है 61 और AC दिया हुआ है 60। आपसे पूछा गया है कि जो AO सेगमेंट है ये कितना होगा, जबकि O लाइन BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब वो उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो अगर आप इन नंबर्स को थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि अगर मैं 11 का स्क्वायर करके 60 के स्क्वायर में ऐड कर दूं तो ये मुझे मिलेगा 121 प्लस 3600, जिसको आप कह सकते हैं 3721। ये हमारा 61 के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब मेरा AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर BC के स्क्वायर के बराबर है। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ABC ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल A हमारा 90 होने वाला है। तो हमें इस ट्रायंगल के बारे में पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। तो अब अगर ये पॉइंट मेरा मिड पॉइंट है तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सपोज ये एक मेरा सर्कल है और यहाँ पर मैंने एक डायमीटर बना हुआ है। डायमीटर मतलब व्यास जो उसके सेंटर से होके पास करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर इसके सर्कमफ्रेंस पर हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए ये एंगल अगर 90 है तो आप इसको सेंटर बोलते हैं, तो ये रेडियस r होगी, ये भी रेडियस r होगी। तो अगर मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूं तो ये भी मेरा r होगा। तो बेसिकली ये तीनों सेगमेंट्स मेरे बराबर होने वाले हैं। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इसको इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इससे। तो इसका मतलब ये r होगा, ये r होगा, तो ये भी r होगा। तो जो आपकी साइड AO है वो हमारी BO के बराबर होगी, और BO क्या है, इस BC का मिड पॉइंट ही तो है। तो BC हमें कितना दिया हुआ है 61। तो इसका मतलब AO जो साइड है हमारे पास वो BC का आधा हो जाएगी, BC/2 दैट इज 61/2। इसे आप लिख सकते हैं 30.5। तो इसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। बस आपको देखना था कि जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जैसे ही आपने देखा कि पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है तो ये एंगल हमारा 90 हो गया, और 90 की बेसिस पर हमने आसानी से पता कर लिया कि ये तीनों लाइन सेगमेंट्स बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए एक रेक्टेंगल है जिसको हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया है, और 4 पार्ट्स के 3 जो सेगमेंट्स हैं, 3 जो रेक्टेंगुलर पोर्शंस हैं, उनका एरिया आपको दिया गया है। ये एक बड़ा रेक्टेंगल था, ये छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स 4 पार्ट किए हैं इसके, इसका एरिया 3 है, इसका एरिया 6 है, इसका एरिया 9 है। और आपसे पूछा गया है, ध्यान देना, इस टोटल का एरिया क्या है। इस मिसिंग वाले का एरिया नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इस पूरे का एरिया क्या है। अब देखिए अगर आपने गलती से मिसिंग का एरिया निकाल दिया तो कुछ ऑप्शन सेटिस्फाई हो सकता है, तो इसको ध्यान से रखना है क्वेश्चन में। तो पूछा गया है टोटल एरिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो साइड है वो x है और ये जो साइड है वो y है। टोटल का एरिया निकालना है तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है टोटल की वो l है, और इसकी जो ब्रीथ है उसको b मान सकते हैं, ये b है। तो ये x है, ये y है, ये टोटल l है। तो अगर हम ये वाली साइड निकालना चाहेंगे तो इसे हम l माइनस y लिख सकते हैं। उसी तरीके से इस वाली साइड को हम
b माइनस एक्स लिख सकते हैं, इतना तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो हमें पता है इस वाले का एरिया 3 है, तो x इंटू वाई हमारा कितना होने वाला है, x इंटू वाई हमारा 3 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका एरिया 9 है, ये x है तो ये भी x होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा x मल्टीप्लाई l माइनस वाई, तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई l माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। उसी तरीके से इसके केस में लिखेंगे y मल्टीप्लाई b माइनस एक्स, y मल्टीप्लाई b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस मिसिंग वाले का एरिया निकालने की कोशिश करूं तो वो एक्चुअल में होगा क्या, b माइनस एक्स इंटू एल माइनस वाई तो होगा, तो b माइनस एक्स इंटू एल माइनस वाई जो है वो हमारा मिसिंग वाला जो फोर्थ एरिया है वो है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको क्या दिखेगा, एक्स वाई इंटू एल माइनस वाई इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 54। x इंटू वाई आपको ऑलरेडी पता है 3, तो आप लिख सकते हैं l माइनस वाई इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो हमें पता चला ये जो मिसिंग एरिया है ये l माइनस वाई इंटू बी एक्स माइनस एक्स क्या है, ये जो मिसिंग एरिया था जो कि है हमारे पास 18। ध्यान रखना अगर आपने गलती से इसी को आंसर मान लिया तो आपको ऑप्शन दिख रहा है और आप सीधा टिक लगा दोगे, कहोगे कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये पूछा ही नहीं गया है। आपसे पूछा गया है कि इस पूरे का एरिया क्या होगा, और टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको ये सारे जो इंडिविजुअल एरियाज हैं उनको ऐड करना होगा। तो आप लिख सकते हैं टोटल एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 18। ये आप ऐड करेंगे तो देखिए 3 प्लस 6 9 होता है, 9 प्लस 9 18 होता है, 18 प्लस 18 ये 36 हो जाएगा। तो आंसर आपका 36 होगा ना कि 18। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसमें बेसिक बस रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो हमने करके इनके वेरिएबल्स को मान लिया x y l माइनस x l माइनस y और आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले ये जो रीजनिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने नीचे ड्रॉ किया है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये देखिए 4 फिगर्स का एक सीरीज है जिसके पहले 3 फिगर्स आपको दिए गए हैं, चौथा फिगर क्या होगा ये पूछा गया है। अगर आप फिगर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखिए पहले फिगर में 4 प्लस के साइन है, दूसरे फिगर में जो पहला वाला साइन था वो गायब हो गया, तो यहाँ पे बस 3 प्लस के साइन है। अगले फिगर में गए तो एक और प्लस गायब हो गया। तो इस सीरीज को हम देखें, प्लस की सीरीज को, पहले में 4 प्लस थे, फिर 3 प्लस है, फिर 2 प्लस है, तो नेक्स्ट फिगर जो आएगा उसमें 1 प्लस होने वाला है। तो हमने देखा कि सारे ऑप्शंस में केवल एक ही प्लस है, तो हम अभी नहीं पता कर पाए। लेकिन अगर हम प्लस के गायब होने का सीक्वेंस देखें, देखिए पहले यहां से गायब हुआ, इसके बाद इधर आया, फिर इसको गायब किया, इसके बाद ऊपर गया, तो इसको गायब करेगा। तो जब इसको गायब करेगा तो हमारा प्लस यहाँ पे बचना चाहिए। तो इन ऑप्शंस में यहाँ पर जो प्लस है वो केवल ए और सी में है, तो आप बी और डी ऑप्शन को तो डायरेक्टली गायब कर सकते हैं। फिर देखिए ये जो एक लाइन है ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये लाइन 2 हो गई, यहाँ पर देखेंगे तो 3 हो गई, तो इसका मतलब नेक्स्ट फिगर में जो लाइंस है वो 4 होनी चाहिए, वो इन दोनों में ही 4 हैं। तो अभी भी हम नहीं बता सकते कि कौन सा स्टेटमेंट होगा। अब हम क्या देखते हैं, ये डॉट को देखते हैं, डॉट को फॉलो करते हैं। पहले फिगर में डॉट यहाँ पे है, अगले फिगर में डॉट यहाँ आ गया, नेक्स्ट फिगर में फिर से यहाँ, तो ये डॉट पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो जो नेक्स्ट फिगर है उसमें डॉट अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। तो इसका मतलब इन लाइंस के वो इधर आना चाहिए जो कि इस फिगर में है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें यहाँ पे डॉट है, यहीं पे होगा। अब ये सही है कि नहीं इसको कैसे पता करें, तो अभी हमारी एक लाइन बची हुई है, ये लाइन विद अ सर्कल। तो अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए सर्कल अंदर की तरफ है, अगले फिगर में वो सर्कल बाहर की तरफ है, फिर से सर्कल अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब नेक्स्ट फिगर में जो सर्कल है वो बाहर आना चाहिए, और इसमें बाहर है, इसका मतलब हमने जो ऑप्शन चूज किया है वो सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें बस आप पैटर्न फॉलो करते हुए देख सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है अ स्टूडेंट इज फ्री टू चूज ओनली केमिस्ट्री, ओनली बायोलॉजी, और दोनों, मतलब केमिस्ट्री भी ले सकता है, बायोलॉजी भी ले सकता है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों एक साथ भी ले सकता है।
फिर इसमें लिखा गया है कि आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 32 हैं। हम केमिस्ट्री को C से रिप्रेजेंट करते हैं, बायोलॉजी को B से रिप्रेजेंट करते हैं। जब टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रही है तो इसका मतलब ये यूनियन है, तो इसका मतलब C यूनियन B, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन C यूनियन B आपको 32 दिया गया है। फिर लिखा हुआ है केमिस्ट्री जितने स्टूडेंट्स ने चूज किया है वो 16 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने केमिस्ट्री चूज किया है वो 16 है। उसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बायोलॉजी चूज किया है NB, ये हमारे पास 25 है। अब अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से आप करेंगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर हम डायग्राम से पता कर लें कि इनसे क्या कहा गया है, कैसे पूछा गया है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये सर्कल मान लीजिए केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करना है, और एक और सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल मान लीजिए बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कॉमन पोर्शन आपको दिख रहा है ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों लिए हैं। और ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं ये सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है कि जिन्होंने केमिस्ट्री लिया है, हो सकता है उन्होंने बायोलॉजी लिया भी हो सकता है ना भी लिया हो। तो ये जो आपको 16 दिया हुआ है बच्चों में पूरा सर्कल है। सिमिलरली जो 25 दिया हुआ है वो भी एक पूरा सर्कल है, और जो 32 दिया हुआ है वो ये आपकी पूरी आउटर बाउंड्री है, ये वाली इस तरीके से पूरा यूनियन जिसे कह सकते हैं। तो अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता होता है कि NC इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू NC प्लस NB माइनस NC यूनियन P। मतलब इन दोनों को ऐड करो, इसमें से इसे माइनस कर दो। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ के 41 आ जाएगा, और 41 में से हमें 32 माइनस करना है तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है वो हमारा 9 है। अब देखिए क्या पूछा गया आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन बायोलॉजी। उन्होंने बायोलॉजी तो लिया हो लेकिन केमिस्ट्री नहीं लिया हो, याद रखना नॉट केमिस्ट्री। तो देखिए ये पूरा जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है कि किन्होंने बायोलॉजी लिया है, और ये जो डार्क रीजन मैंने आपको बनाया है ये बताता है कि जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों लिया हो। तो अगर मैं इस पूरे सर्कल में से इस इंटरसेक्शन वाले रीजन को घटा दूं तो ये जो पोर्शन मुझे मिलने वाला है ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बायोलॉजी लिया है लेकिन केमिस्ट्री नहीं लिया है। These are the स्टूडेंट्स जिनके पास बायोलॉजी है और साथ में केमिस्ट्री भी है, इसमें इंटरसेक्शन आएगा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री नॉट। अब देखिए ये बायोलॉजी के टोटल स्टूडेंट्स आपको पता है 25 है। अगर आप इस बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में से इस कॉमन वाले स्टूडेंट्स को घटा दोगे तो आपको जो मिलने वाला है वो वही है जो आपका आंसर है। तो इसको आपने आसानी से सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 16। तो बेसिकली सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बेसिक आपको वेन डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू।